ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि, जिसे 28 जून 1919 में वर्ल्ड वार वन के बाद, जिसमें कि जर्मनी और सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य थे, उनकी हार हुई थी। और एलाइड पावर्स, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड रसिया और यूएसए शामिल थे, वो उसमें जीते हुए थे। तो उन्होंने 28 जून 1919 को वर्ल्ड वार जीतने के बाद जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि को एक तरह से थोप दिया, जो कि जर्मनी के लिए काफ़ी हार्श और ह्यूमिलिएटिंग था। इस पर ट्रीटी में था क्या, इस बात पर हम बात करेंगे। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी को बहुत सारी चीज़ें गंवानी पड़ी थी, और जो अलाइड फोर्सेज हैं, अलाइड पावर्स को बहुत सारी चीज़ें अपनी सौंपनी पड़ी, जैसे कि उसमें ओवरसीज कॉलोनीज़, जर्मनी की जो भी ओवरसीज कॉलोनीज़ थी उसको गंवाना पड़ा, और वो अलाइड फोर्सेज ने उसको अपने हाथों में ले लिया। और जर्मनी की खुद की जो टेरिटरी थी उसमें से 10% हिस्सा अलाइड पावर्स ने उसको अलग अलग देशों में कंट्रीब्यूट कर दिया। और जर्मनी का जो 10% आयरन ओर्स का जो रिच टेरिटरी में उसके जो रिच प्लेसेस थे, जो कि आयरन ओर्स जहां पाया जाता था, उसको भी उसको गंवाना पड़ा। और 75% हिस्सा जो कि आयरन ओर्स का था उसको पूरी तरह से गंवाना पड़ा। और अपनी पॉपुलेशन, इवन जर्मनी ने अपनी खुद की पॉपुलेशन भी गंवा दी, क्योंकि जर्मनी को अपनी पॉपुलेशन का 13% इस ट्रीटी के तहत छोड़ना पड़ा। और कोयले से रिच जो प्लेसेस थे उसमें 26% को जीती हुई जो अलाइड पावर्स थी उनको देना पड़ा। जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए अलाइड पावर्स द्वारा डीमिलिटराइज कर दिया गया जर्मनी को। इसके अलावा आर्टिकल 231, इस ट्रीटी का जो आर्टिकल 231 था, उसके तहत जर्मनी को वर्ल्ड वार वन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और इस युद्ध में जो अलाइड पावर्स को नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए जर्मनी को कंपनसेशन के रूप में ये बोला गया कि जर्मनी 6 बिलियन यूरो अलाइड पावर्स को देगा, जो कि एक हर्जाने के रूप में है। और अलाइड पावर ने जर्मनी को उसकी टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लिया, बहुत सारी टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लिया और अपनी फोर्सेज को वहाँ पे तैनात कर दिया, ताकि वहाँ पे कभी भी जर्मनी इस तरह से कोई मिलिट्री एक्टिविटी ना कर सके। और जो उसके रिसोर्सेज थे, उसके लिहाज से जो रिच जगह थी उसको जर्मनी से छीन लिया गया, और जर्मनी का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसको भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। दोस्तों, ये फ़ोटो है जो कि वर्साई की जो संधि हुई थी, जो कि फ्रांस के वर्साई पैलेस में हुई थी, उसका एक फ़ोटो है। यहाँ पे सभी पावर्स इकट्ठा हुई थी। बाकी हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे कि वर्साई की संधि में क्या क्या उसमें कंडीशंस डाली गई और किस तरह से जर्मनी के ऊपर यह थोपा गया। तो वर्साई की संधि में जो डोमिनेंट नेगोशिएटर्स थे वो थे यूएसए के प्रेसिडेंट उस समय के वुडरो विल्सन, फ्रांस के जॉर्ज क्लेमेंजो, यूके के डेविड लॉयड जॉर्ज और इटली के विटोरियो इमैनुअल ऑरलैंडो। तो ये थे उस समय के डोमिनेंट फोर्सेस जो कि उस समय उस ट्रीटी को अपने तरीके से मनवा रहे थे। और ये मैप है बिफोर वर्ल्ड वार का, जिसमें कि जर्मनी का आप देख रहे हैं कितना बड़ा हिस्सा है, और ऑस्ट्रिया हंगरी भी बहुत बड़ा देश है। लेकिन इसके बाद जर्मनी को अपने बहुत सारे हिस्से गंवाने पड़ेंगे। तो आपको आफ्टर वर्ल्ड वार का मैप मैं दिखा रहा हूँ। ये रहा आफ्टर वर्ल्ड वार मैप, जिसमें आप देख रहे हैं जर्मनी का हिस्सा छोटा हो गया, और ऑस्ट्रिया हंगरी में से चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया अलग, हंगरी अलग, यूगोस्लाविया, और इस तरह से तमाम सारे जो टेरिटरी थी जर्मनी की और ऑस्ट्रिया हंगरी की, उनको गंवाना पड़ा। दोस्तों, वर्ल्ड वार ख़त्म होते होते जो जर्मनी के उस समय के राजा थे, उस समय तक जर्मनी में एक तरह से राजशाही थी। तो वहाँ के जो राजा कैसर विल्हम सेकंड थे, उनको फोर्सफुली वहाँ की जनता और इतना वहाँ पे प्रेशर बना कि उनको जर्मनी में अपना जो ताज था वो तो छोड़ना ही पड़ा, और उन्होंने जर्मनी छोड़ के हॉलैंड, जिसको आज द नीदरलैंड कहा जाता है, उस समय उसको हॉलैंड कहा जाता था, उनको हॉलैंड जाना पड़ गया। और 9 नवंबर 1918 के बाद वो अपना सपोर्ट गंवा दिया और वो वहाँ से चले गए। और उसी समय जर्मनी में एक क्रांति हो गई, जिसको कि उस समय लेफ्ट विंग जो नेता थे वहाँ पे, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी हुई थी, उसके नेता जो फ्रेडरिक इबर्ट थे, वो एक तरह से सत्ता अपने हाथों में ले लिए। लेकिन जो जीती हुई ताकतें थी वो उस जर्मनी को सज़ा देने के तो मूड में थी ही,
इसलिए ट्रीटी में जो हार्श कंडीशंस थी उसमें वो कोई कमी नहीं करने वाले थे। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो जर्मनी और जो अलाइड पावर्स है उनके बीच में ये ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन किया गया था, लेकिन जो सेंट्रल पावर्स के जो अदर थे जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य, इनसे अलग अलग ट्रीटी साइन की गई थी। जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी ये सिर्फ जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में हुई, जो कि 28 जून 1919, जो कि उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी के जो 1914 में जो प्रिंस थे जिनका नाम आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड था, उनकी जो हत्या हुई थी वो 28 जून 1914 को हुई थी। उसके ठीक 5 साल बाद 28 जून 1919 को जो वर्साई का पैलेस है वहाँ पे जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की गई। और इसमें जो नेगोशिएटर्स थे वो सिर्फ अलाइड पावर्स थे, बाकी किसी को इसमें अलाउ नहीं किया गया कि वो अपना कुछ इसमें मत दें, क्योंकि उस समय एक तरह से बदले की भावना से ये ट्रीटी बनाई गई थी कि हमको एक तरह से जर्मनी को सज़ा देना है। जो अलाइड पावर्स थी वो ये सोचती थी कि हमको जर्मनी को सज़ा देना है, तो जर्मनी इसमें कुछ नेगोशिएशन करने के कंडीशन में था ही नहीं। इसका नाम हालांकि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, लेकिन आप इसमें समझ सकते हैं कि पीस कहाँ था। दोस्तों, वर्साई की ट्रीटी साइन होने से पहले जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने 14 सूत्री सिद्धांत का एक तरह से उन्होंने प्रतिपादन किया था। उनका मानना यह था कि जो 14 सूत्री सिद्धांत है इसको लागू करके हम दुनिया में पीस कायम कर लेंगे, लेकिन उनके जो 14 सूत्री सिद्धांत थे उस पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया। और जो पेरिस में एक तरह से शांति सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें उनकी कुछ सिद्धांतों को तो शामिल किया गया, लेकिन पूरी तरह से उस सिद्धांत को नहीं माना गया। और इस समय जो पेरिस का जो इस शांति सम्मेलन में उस समय जो 32 राष्ट्र थे उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, और जिसमें वुडरो विल्सन भी शामिल थे, और 11 देशों के जो प्रधानमंत्री थे, 12 देशों के विदेश मंत्री और राज्यों के अलग अलग जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था। इसमें एक खास बात है कि रूस को इसमें नहीं बुलाया गया था, क्योंकि रूस में उस समय बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो रहा था जिसको साम्यवादी क्रांति कहा जाता है, और पश्चिमी देश जो थे वो साम्यवादियों को पसंद नहीं करते थे, और इस लिहाज से भी रूस को उस समय इस जो ट्रीटी का जो सम्मेलन हुआ उसमें उस समय सोवियत रूस बनने वाला था और उसको आमंत्रित नहीं किया गया। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य को भी इस पीस ट्रीटी में उस बैठक में शामिल नहीं किया गया। और इस प्रकार 32 राज्यों के जो 70 प्रतिनिधि थे वो एकत्रित होकर फिर 5 पराजित जो राष्ट्र थे उनके लिए फिर अलग अलग संधियां वो अपना पीस सम्मेलन में फिर बनाए, और जिसमें कि वर्साई की संधि प्रमुख थी। अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जो अपने 14 सूत्रों में कहा था, उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि जितने भी छोटे या बड़े राष्ट्र हैं उन सभी का जो उनकी अखंडता है और एक जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उस पे उनका सबसे ज़्यादा फोकस था। और दूसरा जो उनका सबसे ज़्यादा फोकस था वो ये था कि राष्ट्र संघ जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जाए जो कि विश्व शांति के लिए ज़रूरी था, और जिसको लीग ऑफ नेशन कहा जाता है। और उनके इसी 14 सूत्री कार्यक्रम के तहत ही 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का एक तरह से निर्माण किया गया था। हालांकि यह भी विश्व में शांति स्थापित करने में उतना कारगर नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से वर्साई की संधि की गई थी उसके तहत ही, उसके कारण ही और उसके असंतोष के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसके कारण लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। वुडरो विल्सन के जो 14 सूत्री सिद्धांत थे उसमें यूरोप का एक तरह से उन्होंने पुनर्गठन की योजना तैयार की थी, जिसमें यह था कि संस्कृति, भाषा और जाति के आधार पर और वहाँ की जनता की इच्छा के अनुसार एक तरह से वहाँ की जनता का जो रुख था उसको जान के और फिर राष्ट्रों का निर्माण किया जाए। जैसे जो जर्मन प्रजाति है या जो इटालियन प्रजाति है या जो फ्रेंच प्रजाति है, उसमें जो लोग अगर चाहते हैं कि वो अपनी प्रजाति के आधार पर या भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर उनके राष्ट्रों का निर्माण किया जाए, तो आइए हम लोग जानते हैं कि उनका मेन फोकस क्या था। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, जनता की इच्छा का सम्मान करके ही विश्व में शांति की स्थापना संभव है, और इसी कारण जनता के अधिकारों को मान्यता प्रदान करनी चाहिए।
ये विल्सन के 14 जो बिंदु थे उसमें से प्रमुख था। तो जो वुडरो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम था, उसका जो मेन जो पॉइंट थे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें फर्स्ट था, भविष्य में शांति संधियां जो भी ट्रीटी साइन होगी किसी कंट्री, 2 कंट्री या 3 कंट्री के बीच में, वो ट्रांसपेरेंट होगी, वो पूरी दुनिया में क्लियर होगी, कोई भी गुप्त कूटनीति इस टाइप की नहीं की जाएगी। और जो दूसरा पॉइंट था वो था शांति और युद्ध दोनों समय में जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्र तट है, सबके लिए स्वतंत्रता रहे और सबके लिए वो ओपन रहे, सबको एक्सेस मिल सके, इस तरह की उसमें व्यवस्था थी। और जो थर्ड पॉइंट था उसमें था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्गों में कोई भी बाधा नहीं डालेगा युद्ध काल में। और जो भी था कि हथियारों में कमी की जाए। जो चौथा पॉइंट था वो ये था कि सबको अपने अपने हथियारों को कम किया जाए, हथियारों की होड़ न की जाए। और पांचवा पॉइंट था कि जो भी अधीन लोग हैं, यानी कि जैसे कॉलोनियाँ जो थी यूरोप के अंडर, उनमें सबको सबके हितों का ध्यान रखा जाए और जो औपनिवेशिक दावों का निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। और जो छठा पॉइंट था वो था केंद्रीय राष्ट्र, जो जैसे कि रूस की भूमि सभी छोड़ दें, जैसे जो सेंट्रल पावर्स थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ये जो भी थे जो रूस का कुछ पार्ट कब्जा किए थे उसको छोड़ दें और रूस को भी विकास करने का एक अवसर मिले। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बिफोर में जो रूस को छोड़ के यूरोप की कंट्रीज थी, जैसे जर्मनी हो गई और फ्रांस हो गए, ये तो इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, लेकिन रसिया अभी भी इंडस्ट्रियलाइज एक तरह से हो रहा था, हुआ नहीं था, तो उसको भी एक तरह से विकास करने का मौका दिया जाए। ये छठा पॉइंट था। और सातवां पॉइंट था कि जर्मनी बेल्जियम को खाली कर दे। बेल्जियम और लग्जमबर्ग पे जर्मनी ने कब्जा किया था, तो उसको अपनी पूर्ण स्थिति में वो वापस लौटा दे। और जो आठवां पॉइंट था वो था कि फ्रेंच भूमि को खाली करके उसको उसकी पूर्व स्थिति में दे दिया जाए। और जो अल्सास लॉरेंस जो प्रांत था, जिसको कि जर्मनी ने 1871-72 में फ्रांस से छीन लिया था, जो कि जब जर्मन एकीकरण हो रहा था उस समय का युद्ध हुआ था, तो ये जो प्रांत है इसको फ्रांस को वापस कर दिया जाए, ऐसी उसमें व्यवस्था थी। और जो 9वां पॉइंट था वो था राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाओं का भी संशोधन किया जाए। और 10वां पॉइंट था कि ऑस्ट्रिया के जो लोग थे उन लोगों को स्वायत्तता प्रदान की जाए और उनको शासन में अधिकार दिया जाए। 11वां पॉइंट था कि सर्बिया, मोंटेनिग्रो और रोमानिया जो को केंद्रीय राष्ट्र खाली करके अपनी पूर्व स्थिति में पहुंचा दे और सर्बिया को समुद्र तट का एक तरह से एक्सेस मिल जाए। और टर्की का जो साम्राज्य के विरुद्ध जो टर्की प्रदेशों की संप्रभुता संरक्षित रहे और शेष भागों को जो स्वायत्त शासन प्राप्त हो। और डार्डेनल जो स्ट्रेट है और बॉस्फोरस स्ट्रेट है, वो सभी राष्ट्रों के यातायात की स्वतंत्रता वहाँ रहे। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, डार्डेनल स्ट्रेट जो है वो टर्की के बीच से होके जाता है, आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। दोस्तों इस मैप में आप देखेंगे कि ये जो जगह है इसी को कहते हैं डार्डेनल स्ट्रेट, जो कि एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में एक स्ट्रेट है, एक नैरो पैसेज है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला रहता है। तो इस संधि में यही व्यवस्था की गई कि इसको कभी भी टर्की किसी के लिए ब्लॉक नहीं करेगा। और फिर हम आते हैं 13वें पॉइंट पे, वो है स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण, यानी कि पोलैंड नाम का एक जो देश है उसका निर्माण किया जाएगा और उसको भी सी एक्सेस दिया जाएगा। और 14वां पॉइंट था कि छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा उनकी अखंडता का आश्वासन देना और उसके लिए उसको सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए, ताकि कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर कब्जा न करे, किसी पे एक तरह से अटैक करके पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश न करे, और उसको रोकने के लिए राष्ट्र संघ होगा। और फिर इसका जो कंक्लूजन आया है वो था कि विजयी राष्ट्र राष्ट्रपति विल्सन के आदेशों के अनुसार जर्मनी तथा अन्य जो विजित राज्य थे उनसे संधि करने को तत्पर होते और उनके स्वार्थों की ओर ध्यान न देते हुए भी यह सत्य है कि यूरोप के साथ साथ समस्त विश्व में शांति की स्थापना हो जाती है, अगर वुडरो विल्सन के सभी सूत्रों को माना जाता है, और भविष्य में होने वाले जो द्वितीय विश्व युद्ध की भीषण और विनाशकारी परिणाम है उससे मुक्ति मिल जाता है। लेकिन राष्ट्र जैसे कि फ्रांस और यूके, वो अपने स्वार्थ के चलते जर्मनी पर इस तरह का प्रतिबंध, इस तरह का मतलब कंडीशन थोप दिए कि जर्मनी एक तरह से फंस के रह गया और वो बुरी तरह से अपमानित हुआ। वर्साय की जो संधि थी वो जर्मनी पर एक तरह से ज़बरदस्ती थोपा गया, जिस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे और इस तरह से यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक हुई।
अब हम लोग डिटेल में वर्साई की संधि में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस थे, कैसी कंडीशंस बनाई गई थी, क्या शर्तें थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम इसके एक परिचय के बारे में बात करते हैं। तो जो पेरिस शांति सम्मेलन में कई संधियां की गई, कई समझौते और मसौदे तैयार किए गए और उन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें से कि वर्साई की संधि थी, जिसको तैयार करने में 4 महीने का पूरा टाइम लगा और 230 पन्नों का ये ट्रीटी बनाया गया, जिसको 15 भागों में विभाजित किया गया और 440 धाराएं इसमें बनाई गई। 6 मई 1919 को इस सम्मेलन के इसको मतलब जो अलाइड फोर्सेस थी उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख इसको प्रस्तुत किया गया और 30 अप्रैल को ही विदेश मंत्री जो काउंट फॉन ब्रैकडॉफ रांटजू, जो कि उस समय जर्मनी में जो कि राजशाही ख़त्म होने के बाद एक तरह से जो उस समय क्या बोल सकते हैं कि कम्युनिस्ट या जो लेफ्ट विंग पार्टियां थी, उनके जो प्रतिनिधि थे, उनके विदेश मंत्री थे काउंट फॉन ब्रैकडॉफ रांटजू, वो वर्साई पहुंचे और इसमें नेगोशिएशन के लिए। और प्रतिनिधियों को एक जो जर्मनी के प्रतिनिधि पहुंचे उनको एक ट्रैनन पैलेस होटल में ठहराया गया। लेकिन उस समय जो फ्रांस की जनता थी उसमें बहुत गुस्सा था जर्मनी को लेके, इसलिए मित्र राष्ट्रों के जो अफसर थे उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए वहाँ पे तैयार किए गए और होटल को कांटेदार तारों से घेर दिया गया था ताकि जर्मन प्रतिनिधि के तरफ कोई जा न पाए, यानी कि जो फ्रांस की जनता है वो उन पर हमला न करे। और जर्मन प्रतिनिधियों को भी ये सलाह दी गई, ये मनाही की गई, एक तरह से उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि वो मित्र राष्ट्रों के किसी प्रतिनिधि या किसी पत्रकार से संपर्क ना करें। और 7 मई को क्लीमेंसो ने अन्य प्रतिनिधि मंडलों के समक्ष ट्रैनन होटल में जर्मन प्रतिनिधि मंडल के सम्मुख जो संधि का मसौदा था उसे प्रस्तुत किया और इस मसौदे पर विचार विमर्श करने के लिए उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया गया कि आप 2 हफ्ते के अंदर विचार विमर्श करके, हालांकि उन पे ये संधि माननी ही थी, ऐसा मूड में पूरे फ्रांस और यूके थे ही, लेकिन फिर भी उन्हें 2 हफ्तों का समय दिया गया कि आप इस पर विचार विमर्श कर लीजिए। जर्मनी को किसी भी तरह इस संधि पर हस्ताक्षर करना ही था और जर्मन राजनीतिज्ञों ने गंभीरता के साथ संधि के जो मसौदे थे उन पर विचार विमर्श करते हुए 26 दिनों का समय लिया और फिर इस तरह से 60,000 शब्दों में उन्होंने अपना एक विरोधी प्रस्ताव, यानी कि जो उनको पसंद नहीं था उसमें उन्होंने अपना एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। फिर जर्मनी ने इस बात की शिकायत की कि उनसे जिन शर्तों पर आत्मसमर्पण उन्होंने किया है वो प्रस्तावित संधि में उन सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। और उनका कहना था कि जर्मनी की जो नई सरकार है वो कोई राजशाही वाली सरकार नहीं है, ये एक प्रजातांत्रिक सरकार है जो कि राष्ट्रसंघ जो कि बनने वाला लीग ऑफ नेशंस है उसकी सदस्यता लेने के लिए भी इच्छुक है। और जो डीमिलिटराइजेशन या फिर हथियारों को ख़त्म करना, निशस्त्रीकरण की जो शर्त थी वो केवल जर्मनी पर डाली गई। तो जर्मनी का ये कहना था कि युद्ध तो सभी लड़े हैं, तो जो निशस्त्रीकरण है ये सभी पर लागू होना चाहिए, अदरवाइज एक तरह से ये हमारा अपमान हो रहा है। तो जर्मन प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इसमें जो जर्मनी को ही प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ये भी गलत है। लेकिन मित्र राष्ट्र तो उसकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के प्रस्तावों पर विचार किया और कुछ छोटे मोटे बदलाव करके जर्मनी को बोला कि 5 दिन के अंदर अंदर इसको तुम साइन करो, अदरवाइज अगर साइन नहीं करते हो तो जर्मनी फिर से मतलब मित्र राष्ट्रों के आक्रमण के लिए तैयार हो जाए। तो मजबूरन फिर जर्मनी को यह संधि साइन करनी पड़ी। अब इसमें हम देखते हैं कि वर्साई की संधि के प्रावधान क्या थे। तो सबसे पहला प्रावधान है कि राष्ट्रसंघ का निर्माण होना। राष्ट्रसंघ का निर्माण एवं संगठन वर्साई की संधि का एक महत्वपूर्ण अंग था, जिसका एक तरह से प्रस्ताव वुडरो विल्सन यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने दिया था। तो उस समय राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया, जिसमें वर्साई की प्रथम जो 26 धाराएं थी वो राष्ट्रसंघ के संविधान से संबंधित ही हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम रखने का उसमें प्रयोजन दिया गया था। दूसरा था प्रादेशिक व्यवस्था। तो प्रादेशिक व्यवस्था में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि एल्सास लॉरेन नाम का जो प्रदेश था वर्साई की संधि में, जो 1871 में कभी फ्रांस से प्रसा नाम के राज्य ने छीन लिया था, जो कि प्रसा जो जर्मन एकीकरण हुआ तो उसका एक प्रमुख बना और बाद में जर्मनी नामक एक देश बनाया गया था। तो उस दौरान, उस जर्मनी के एकीकरण के दौरान एल्सास लॉरेन को फ्रांस से छीन लिया गया था। उसको इस वर्साई की संधि में फ्रांस को वापस देने की शर्त रखी गई कि इसको वापस फ्रांस को दिया जाए। फिर बात करते हैं कि राइनलैंड।
फ्रांस की सुरक्षा की दृष्टि से जर्मनी का जो राइनलैंड था वो मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने उसमें ये कंडीशन रखी कि 15 सालों तक राइन नदी के आसपास के क्षेत्र को एक तरह से डीमिलिटराइज जोन बनाया जाएगा और यहाँ पे मित्र राष्ट्रों की सेनाएं रहेंगी, ताकि जर्मनी किसी भी प्रकार की जो किलेबंदी है वो यहाँ ना कर सके। और दूसरा था सार क्षेत्र सॉरी सार क्षेत्र जर्मनी में कोयले के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था। यहाँ सबसे अधिक रिच क्वालिटी के कोल पाए जाते थे। इस प्रदेश की शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ को सौंप दी गई। किंतु कोयले के जो खान थे, अब इसमें ये किया गया कंडीशन कि जो कोयले के माइंस थे उसको फ्रांस को दे दिया गया। उस पर जो प्रशासनिक कंट्रोल रहेगा वो राष्ट्र संघ का रहेगा, लेकिन जो कोयले का कंट्रोल है वो फ्रांस के पास रहेगा। और बाद में 15 सालों के बाद वहाँ पे एक तरह से जनमत संग्रह कराया जाएगा, और जनमत संग्रह के बाद यदि जनता वहाँ की जो है वो तैयार होती है जर्मनी में मिलने के लिए, तो भी जो माइंस हैं उनको जर्मनी एक निश्चित राशि फ्रांस को दे के तभी ले पाएगा। ये भी एक कंडीशन थी उसमें। और फिर आते हैं कि बेल्जियम एवं डेनमार्क की प्राप्ति। तो जो यूपेन, मार्सनेट और मलमेडी का प्रदेश है वो बेल्जियम के अधीन कर दिया गया, और स्लेस्विग को उस समय जो डेनमार्क है उसको दे दिया गया, जबकि स्लेस्विग भी उस समय जर्मनी का ही पार्ट था। जर्मनी को अपने ये क्षेत्र गंवाने पड़ गए। फिर जर्मनी की पूर्वी सीमा में क्या हुआ वो आपको इसमें बताते हैं। जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान पूर्वी सीमा पे ही उठाना पड़ा था, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने स्वतंत्र पोलैंड राज्य का निर्माण का निर्णय लिया, तो वो जर्मनी से एक तरह से निकाल के ही उसमें किया गया, और डांजिंग को स्वतंत्र नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और उसे राष्ट्र संघ के संरक्षण में रख दिया गया, यानी कि लीग ऑफ नेशंस उसका संरक्षण करेगा। और पोलैंड को सी एक्सेस देने के लिए डांजिंग के बंदरगाह का उपयोग करने का अधिकार दे दिया गया, और जो मेमेल का बंदरगाह जर्मनी से लेकर लिथुआनिया को दे दिया गया। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के राज्य को एक तरह से रिकॉग्निशन दिया, उसको मान्यता दी। इस प्रकार प्रादेशिक व्यवस्था के तहत जर्मनी को 25,000 वर्ग मील का प्रदेश और 70 लाख की आबादी खोनी पड़ी। आपको मैं मैप में दिखाता हूँ कि जो आफ्टर वर्ल्ड वार जर्मनी के बाद जो उसमें से कट के अलग अलग जगह बनी, अलग अलग देश बने, वो कैसे बने। ये है, ये मैप में आप देखें पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और ऊपर में एस्टोनिया, ये सब देश उस समय बनाए गए, ये सब क्षेत्र बनाए गए। अब बात करते हैं कि जर्मनी का जो उस समय कॉलोनियाँ थी उसके बारे में क्या व्यवस्था की गई। तो जर्मन उपनिवेश संबंधी जो व्यवस्था थी, मित्र राष्ट्र जर्मन उपनिवेशों को अपने अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, किंतु जो उस समय के यूएसए के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, इसमें वो एक तरह से अड़ गए। उस समय वो बोले कि ये गलत आप लोग कर रहे हैं। तो विल्सन के विरोध के कारण जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने एक संरक्षण प्रणाली का शुरुआत की है कि हम अपने संरक्षण में लेंगे, हम अपने कंट्रोल में लेंगे, बाकी हम उनसे छीनेंगे नहीं। वहाँ की जनता को हम एक तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ हद तक हम स्वतंत्रता देंगे। इस तरह से करके घुमा फिरा के उसको अपने कंट्रोल में वो लोग रखे। और बाद में फिर कुछ कॉलोनियाँ थी जिसको उनको फिर द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास उसको आज़ाद भी करना पड़ा। अब हम बात करेंगे कि सैनिक व्यवस्था क्या थी उसमें। इस वर्साई की संधि में सैनिक व्यवस्था कैसे की गई। तो जर्मन सेना की अधिकतम संख्या 1 लाख प्रतिबंधित कर दी गई और अनिवार्य सैनिक सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे कि जर्मनी में पहले था कि हर एक नागरिक को अनिवार्य था कि वो सैनिक में अपनी सेवा देगा ही, तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और हवाई जहाज़ों को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके अतिरिक्त जो नौसेना थी उसकी शक्ति को भी सीमित कर दिया गया। जर्मनी की नौसेना के केवल 6 युद्धपोत रखने की इजाज़त दी गई, यानी कि जो पनडुब्बियाँ उसके पास थी वो मित्र राष्ट्रों ने छीन ली, अपने पास ले ली। और निशस्त्रीकरण की इस व्यवस्था का पालन करवाने और निगरानी करने के लिए जर्मनी के खर्च पर ही मित्र राष्ट्रों का एक सैनिक आयोग स्थापित किया गया, यानी कि मित्र राष्ट्रों का सैनिक आयोग रहेगा लेकिन उसका खर्चा जर्मनी ही देगा और अपनी खुद की निगरानी करवाएगा। और इस प्रकार सैनिक दृष्टि से जर्मनी को पंगु बना दिया गया। फिर बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था। तो वर्साई की संधि की जो 231वीं धारा थी जिसमें जर्मनी को एक तरह से जिम्मेदार ठहराया गया था, तो इसमें ये भी प्रावधान किया गया कि जर्मनी इस युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है मित्र राष्ट्रों का, उसके लिए 6 अरब पाउंड मित्र राष्ट्रों को देगा, एक तरह से क्षतिपूर्ति के रूप में देगा। और मित्र राष्ट्रों को जर्मनी से कुछ वस्तु के आयात निर्यात पर भी विशेष सुविधाएं दी गई और नील नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर उसे सभी जहाज़ों के लिए खुला छोड़ दिया गया।
बाकी आप लोगों को बताया है कि नैतिक दायित्व में जर्मनी को इस तरह से जिम्मेदार ठहरा के उसकी जो धारा थी 231वीं, उसमें इस तरह से जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। और यही एक कारण था जिससे कि जर्मन जनता और वहाँ के जो नेता थे, जो उस समय के लीडर्स थे, उनके अंदर इतना ज़्यादा असंतोष और इतनी ज़्यादा अपमान की भावना बढ़ी। और उसी का फ़ायदा फिर एडोल्फ हिटलर ने उठाया और जर्मनी की सत्ता पर कब्जा कर लिया। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध का यहीं से एक तरह से सूत्रधार शुरू हो गया। तो आई होप आप लोगों को वर्साई की जो संधि है इसके बारे में काफ़ी हद तक एक डिटेल जानकारी मिली होगी। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करिए। धन्यवाद।